दोस्तों, आज हम रेन एंड मार्टिन के चैप्टर 4 को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर 4 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में दिया गया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका बेसिक ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एडवांस चीज़ें जो हैं वो इसी बुक में आगे चैप्टर वाइज आपको बताई जाएंगी। तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो स्पीच है, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब भाषा से होता है या भाषण से होता है। जो हम बोलते हैं उससे होता है स्पीच का मतलब। और जो हम बोलते हैं उसको बोलने के लिए या तो हम लिखते हैं या तो फिर ओरली बोलते हैं। यानी कोई बात कहने के दो तरीके होते हैं। कोई भाषा के भाषा जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक मीडियम होता है हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का। तो ये जो विचार होते हैं इनको हम दो तरीके से दूसरे तक पहुंचाते हैं। या तो इन विचारों को हम बोल के या तो फिर लिख करके पहुंचाते हैं दूसरे तक। तो ये जो स्पीच होती है इसमें हम स्पीच को बोलने में यूज किसका करते हैं या स्पीच को लिखने में हम यूज किसका करते हैं। तो आप देखेंगे कि हम कोई भी स्पीच हो, चाहे उसको बोलें या चाहे लिखें, तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ड्स का। किसका यूज करते हैं? वर्ड्स का यूज करते हैं। तो भाषा को बोलने या लिखने में जिन वर्ड्स की हम हेल्प लेते हैं उन वर्ड्स को ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं उनको? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिन वर्ड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं या बोलते हैं, उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनका यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो वर्ड्स होते हैं ये डिफरेंट काइंड और क्लासेस में बटे हुए होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड एंड क्लासेस में जो ये बटे होते हैं, ये किस हिसाब से डिफरेंट काइंड एंड क्लासेस में बटते हैं? तो ये आगे दिया गया है, ये अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज, यहाँ पे यूज के आधार पर ये डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस में बांटे जाते हैं जो वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स होते हैं ये सेंटेंस में काम किस तरह का करते हैं। जब कोई सेंटेंस होता है ना, उसमें जो वर्ड्स का यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस में काम किस तरह का करते हैं। जिस तरह का वो काम करेंगे उन्हीं काम के अकॉर्डिंग उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम दिया जाएगा कुछ ना कुछ। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये नंबर में 8 होते हैं। कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ दिया गया है, नाउन है और एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है और वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। यही क्या होते हैं? हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये जो 8 नाम दिए गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ 8 चीज़ें दी गई हैं, ये आठों चीज़ें हमारा जो स्पीच होता है उसको बोलने में हेल्प करती है। ये जो स्पीच होती है हमारी, यानी जो हम बोलते हैं लिखते हैं, उनमें इन्हीं आठों चीज़ों की हम क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम कोई स्पीच बोलते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, इनको ये नाम किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट में ऊपर दिया गया है। तो सेंटेंस में इनके यूज के आधार पर किसी को नाउन, किसी को एडजेक्टिव, किसी को एडवर्ब कहा जाएगा। जैसे कोई वर्ड अगर सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताने का काम कर रहा है तो उसे एडवर्ब कहा जाएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो नाउन क्वालिफाई कर रहा है तो उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। यानी इनके काम के अकॉर्डिंग इनको ये चीज़ें बोला जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चीज़ें दी गई हैं, इसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन को देखेंगे, नाउन क्या होता है। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अगर हमको बुक्स को एक तरफ से पढ़ना है तो हमको कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, चाहे वो बेसिक का हो या फिर थोड़ा एडवांस हो, तो एक बार हमको सब पढ़ना है।
यहाँ दिया है नाउन क्या है, तो दिया है अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। कहने का मतलब है कि जो नाउन है वो किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग का नाम हो सकता है। देखिए जो नाउन है ना, ये लैटिन का एक रूट है, लैटिन का रूट है एक नोमेन। रूट क्या है? नोमेन। ये नोमेन जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नेम। तो लैटिन का एक रूट है नोमेन, इसका मतलब होता है नेम। तो इसी से नोमेन से ही बना हुआ है क्या? नाउन। एज यू ऑल नो कि जो लैटिन है, लैटिन इज द सोर्स ऑफ द ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स इंग्लिश में है इसमें से ज़्यादा तक जो वर्ड्स हैं उनके रूट क्या है? लैटिन है। तो लैटिन में नोमेन का मतलब नेम होता है और नोमेन से ही नाउन बना है। तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम। सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेम। तो नाउन क्या होता है? कोई नाम होता है। अब वो नाम चाहे जिसका हो, चाहे पर्सन का हो, चाहे प्लेस का हो, चाहे थिंग का हो, चाहे उसको हम देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, या हम स्मेल के जरिए उसको नाम देते हो कुछ, यानी कुछ भी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, यदि उनका कुछ नाम है तो उसे हम नाउन कहेंगे। अब देखिए ऊपर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। ये दिया गया है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे ये जो अकबर आया है ना, ये क्या है? ये किसी का नाम है ना, तो ये भी एक नाउन है। और देखिए यहाँ पे किंग दिया गया है, तो किंग भी तो नाम है, किंग भी नाउन है। तो यहाँ देखिए कोलकाता दिया हुआ है, ये देखिए, एंड जैसे यहाँ पे दिया है बैंक दिया है, यहाँ पे दिया है रिवर, यहाँ दिया है हुगली। तो ये क्या है? ये सारी क्या है? हमारे नाउन है। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन किसी चीज के नाम होते हैं। जैसे यहाँ सन है, और जैसे ये हो गया करेज हो गया, और ये हो गया ऑनर हो गया। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। और ये जो अब इसमें नीचे एक चीज दिया गया है कि ये जो वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो हम पढ़ते हैं नाउन को, तो हम देखते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ जो थिंग वर्ड है इसमें बताया गया है कि जो थिंग होता है उसमें नाउन में नेम और प्लेस के अलावा जो भी चीज़ें बचती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, हियर या सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, स्मेल के जरिए जानते हैं, या समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, या जिसके विषय में हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? हमारी थिंग में आती हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडजेक्टिव के बारे में आगे दिया गया है कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जो एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के बारे में कुछ ऐड करते हैं। नाउन के बारे में कुछ ऐड करने का मतलब नाउन के बारे में हमको कुछ जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज अ ब्रेव बॉय। अगर यहाँ से हम ब्रेव को हटा दें तो हमारे पास बचेगा ही इज अ बॉय। तो ही इज अ बॉय का मतलब होगा कि वह एक लड़का है। अब लड़का कैसा है ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ब्रेव बॉय बोल दें तो इसका मतलब वह एक बहादुर लड़का है। यानी इस लड़के के बारे में एक बात हमें और क्या पता चल गई कि वह बहादुर है। और ये बात हमको किस शब्द से पता चली? ब्रेव शब्द से पता चली। तो ब्रेव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, और क्वालिफाई किसको कर रहा है? नाउन को कर रहा है। इसी तरह देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास। यहाँ पे जो बॉयज है ये नाउन है, और अगर यहाँ पे हम देखें 20 को और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देयर आर बॉयज इन द क्लास लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लास में लड़के हैं। अब कितने लड़के हैं ये नहीं पता है, लेकिन अगर 20 बॉयज बोल दिया गया तो अब नाउन के बारे में ये वर्ड हमको कुछ और चीजें बता रहा है। ये बता रहा है कि नाउन कितना है, तो 20 है। तो इसलिए 20 क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो एडजेक्टिव होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, और प्रोनाउन के बारे में भी हमें एडजेक्टिव कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ही इज अ ब्रेव बॉय, यहाँ पे देखिए जो प्रोनाउन ही है इसके बारे में क्या बताया गया है कि वो बहादुर लड़का है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है।
और देखिए ये जो भी चीजें आप इसमें पढ़ रहे हैं ये भी इसका एकदम बेसिक है, इसमें और थोड़ा हम आगे देखेंगे तो टॉपिक वाइज ये सारे एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन वर्ब जो भी हैं इनको टॉपिक वाइज और डिटेल में आपको बताया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए प्रोनाउन में अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रो प्लस नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोनाउन का नाउन से बहुत गहरा रिश्ता है। और आगे दिया गया है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पे आता है, नाउन के स्थान पे, नाउन की जगह पे आता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पे देखिए जॉन एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ जो ये वर्ड आया हुआ है ही, ये ही का क्या मतलब है यहाँ पे? तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे कि जॉन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ ही जो है वो जॉन की ही बात हो रही है। लेकिन यहाँ जॉन न लिख करके दोबारा यहाँ पे ही लिखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अगर हम नाउन को ही सेंटेंस में बार बार जैसे इसी नाउन के बारे में आगे हमको चीजें बतानी है और सेंटेंस में इनको हम बार बार लिखेंगे तो सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सेंटेंस की सुंदरता बनाए रखने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, ये सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आप बोलेंगे कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, तो थोड़ा ये सुनने में कम ठीक लगेगा। अब देखते हैं द बुक्स और वेयर यू लेफ्ट देम। यहाँ लिखा हुआ है कि जो बुक्स हैं वो कहाँ पे हैं, जहाँ पे आपने इनको रखा था। देखिए इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स। तो अब आप ये बताइए द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट द बुक्स अच्छा लगेगा सुनने में, या फिर द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम अच्छा लगेगा? तो आप देखेंगे कि ये वाला ज्यादा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे जो ये देम वर्ड आया है ये किसकी जगह पे आया है? बुक्स की जगह पे आया है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ही और देम क्या है, नाउन के स्थान पे आया है। और इसके बाद अब आगे जो वीडियो आपको इसी रेनन मार्टिन बुक को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोनाउन को भी डिटेल में हमको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें टाइप वाइज प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। यहाँ केवल बेसिक समझना है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ब क्या होती है। तो जो वर्ब होती है ये ऐसा शब्द होता है सेंटेंस में जिससे किसी एक्शन का होना पाया जाता है या फिर किसी स्टेट का पता चलता है। एक्शन का मतलब है कि जो वर्ब होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। और जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ये सेंटेंस में दो तरीके से काम करती है। एक तो मेन वर्ब के साथ में आती है और दूसरा क्या होती है, सेंटेंस में अकेले भी आ जाती है। जब ये मेन वर्ब के साथ में आती हैं तब इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में आती हैं अकेले तब कहीं पे इन्हें लिंकिंग वर्ब, कहीं पे इन्हें मेन वर्ब बोला जाता है। और वर्ब को अगर डिटेल पढ़ना हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वर्ब का बेसिक मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फिलहाल जिसकी चर्चा हमें करनी है कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। तो जो वर्ब होती है वो किसी सेंटेंस में ऐसे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी एक्शन का पता चलता है या स्टेट का। पहले एक्शन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। यहाँ पे लिखा हुआ है द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ लिखने का हो रहा है। अब ये बात जिस शब्द से पता चली वही हमारा एक्शन वर्ड हो गया। तो इस सेंटेंस में देखते हैं कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता एक बड़ा शहर है। यहाँ पे देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है बल्कि बस यहाँ हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये जो वर्ब आई हुई है ये भी क्या है, हमारी वर्ब ही है, बस इससे एक्शन का नहीं बल्कि स्टेट का पता चल रहा है। एंड आयरन एंड कॉपर और यूजफुल मेटल, यहाँ भी जो आर आया हुआ है इसमें भी हमको किसी एक्शन का पता नहीं चल रहा है बल्कि इंफॉर्मेशन देने के लिए इस आर का यूज यहाँ किया गया है। तो ये भी हमारी क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब कुल मिला के क्या होती है, सेंटेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। वर्ब के बारे में एक चीज आप याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस से हम वर्ब को निकाल दें, अगर किसी सेंटेंस से वर्ब को निकाल दें तो सेंटेंस बनाना संभव ही नहीं है। और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर सेंटेंस में ना आए तो चल जाएगा काम, लेकिन वर्ब नहीं आएगी तो काम नहीं चलने वाला। इसलिए वर्ब को हमको बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहिए
और इसीलिए इसकी पहले से ही मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, किसके विषय में ऐड करेगा ये, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होते हैं वो हमें कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ और ऐड करते हैं, कुछ जानकारी किसके में विषय में, तो या तो वर्ब के, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं या एडजेक्टिव को, या खुद दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा कुछ एडवर्ब ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों के अलावा बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं उनको भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हम जब एडवर्ब डिटेल पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे 3 काम हम देखेंगे एडवर्ब के। जैसे यहाँ पे बताया गया कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। तो पहले वर्ब की मीनिंग में अगर ऐड करेगा तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही वर्कड द सम क्विकली, इसका मतलब हुआ कि उसको जो कैलकुलेशन दिया गया था, यहाँ सम का मतलब कैलकुलेशन से है, तो उसको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया गया था उसने उसको बहुत ही जल्दी से कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्विकली नहीं लिखा हुआ है, ही वर्क द सम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसने जो कैलकुलेशन था उसको कर लिया। अब कितना समय लगा करने में इसके विषय में हमें नहीं पता है, लेकिन यहीं पे ही वर्क द सम क्विकली अगर बोल दिया गया, यानी उसने कर तो लिया लेकिन कितना जल्दी कर लिया, तो क्विकली कर लिया। तो यहाँ देख लीजिए क्विकली शब्द है, क्विकली से हमको वर्ब के बारे में कुछ और बात पता चल रही है, इसीलिए ऐसे शब्द जो वर्ब के बारे में कुछ ऐड करें उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब। अब इसमें सेंटेंस में देखते हैं, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वेरी नहीं लिखा हुआ है, तो इससे बात समझ में आती है कि द फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो फूल जो फ्लावर है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल बोल दिया तो अब एडजेक्टिव के बारे में हमें थोड़ा सा और क्या हुआ, कुछ जानकारी ऐड हो गई कि सुंदर तो है लेकिन कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे एडजेक्टिव के विषय में ये जो वर्ड आया हुआ है, ऐड किया गया है इसके पहले, इसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ ऐड करता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। यहाँ पे अगर बोला जाए सी प्रोनाउंस द वर्ड, तो इतने का मतलब हो गया कि उसने वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया। अब कैसे किया अभी ये नहीं पता है। अगर अब बोल दिया जाए सी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, तो इसका मतलब हुआ कि उसने वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेक्टली किया। अब कितना करेक्टली किया, एकदम एग्जैक्ट करेक्टली किया या थोड़ा बहुत गलती के साथ, ये नहीं दिया अभी इसमें। तो करेक्टली क्या है, एडवर्ब है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर क्वाइट करेक्टली बोल दिया गया तो अब यहाँ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ड आ गया है क्वाइट, और क्वाइट भी क्या है, एक यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो इस तरह से हमको एडवर्ब के बारे में अभी इसमें 3 बातें पता चली कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। A preposition is a word used with a noun or a pronoun. preposition ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये प्रपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि ये जो नाउन और प्रोनाउन जिनके साथ यूज किए जाते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन किसी दूसरे वर्ड के साथ भी कोई रिलेशन रखते हैं या नहीं, ये पता चल सके। जैसे ये सेंटेंस में देख लें, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। यहाँ पे एक नाउन ये हो गया और एक नाउन क्या है, गार्डन। तो द काउ इज इन द गार्डन, इससे हमको बात एक पता चली, क्या पता चली सेंटेंस बात की, जो काउ है वो कहाँ पे है, गार्डन में है। अब यहाँ से अगर हम इनको निकाल दें तो बचेगा द काउ, देयर इज अ काउ द गार्डन। अगर इतने का मतलब देखें तो इससे ये बात तो कुछ समझ में आती है कि ठीक है, एक काऊ है और गार्डन भी है,
लेकिन काऊ गार्डन में है या नहीं ये चीज नहीं पता चल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये दो शब्द हैं, ये भी नाउन है, यहाँ पे ये भी नाउन है, ये दो शब्द हैं और इनके बीच रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है, इन कर रहा है। तो द देयर इज अ काऊ इन द गार्डन, जब ये इन लगा दिया जाता है तब इस काऊ का गार्डन से एक रिलेशन हो जाता है। तो इस तरह से इन क्या है, एक रिलेशन का काम करता है, रिलेशन बताने का। किसके बीच रिलेशन बताने का काम करता है, नाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताने का काम कर सकता है। और इस सेंटेंस में देखिए द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अगर यहां से ऑफ निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या, द गर्ल इज फॉन्ड म्यूजिक। अब गर्ल तो शौकीन है, द गर्ल इज फॉन्ड का मतलब हो गया गर्ल जो है वो क्या है, फॉन्ड है, शौकीन है, और म्यूजिक आगे लिखा हुआ है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि लड़की शौकीन तो है लेकिन म्यूजिक लगा हुआ है, पता नहीं म्यूजिक म्यूजिक की शौकीन है या नहीं। लेकिन ऑफ लगाने से ये हमको पता चलता है कि जो दो गर्ल है वो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गर्ल जो है वो किसकी शौकीन है, म्यूजिक की शौकीन है। तो यहाँ पे म्यूजिक के साथ और गर्ल के साथ रिलेशन कौन शो कर रहा है, यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है ऑफ। तो ये जो वर्ड नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, यहाँ पे अ फेयर लिटिल गर्ल, यहाँ पे जो गर्ल है और ये जो ट्री है इसके बीच रिलेशन कौन दिखा रहा है, अंडर। इससे पता चल रहा है कि एक फेयर लिटिल गर्ल जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठी है। अगर यहाँ से अंडर को हम हटा दें तो यहाँ कोई बात नहीं समझ में आएगी कि जो ये लड़की है इसके बीच और पेड़ के बीच कोई रिलेशन है या नहीं। यानी इससे केवल इतना ही समझ में आएगा अ फेयर लिटिल गर्ल सेट और अ ट्री। तो इससे ये थोड़े समझ में आएगा कि लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। बस पेड़ और लड़की दो बातें हमको समझ में आएंगी, ये नहीं क्लियर होगा कि लड़की और पेड़ के बीच यहाँ किस तरह का कांटेक्ट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन के बारे में। अब कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। जो कंजंक्शन होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए और सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देख सकते हैं रामा एंड हरी आर कजिन्स। रामा और हरी क्या हैं, कजिन्स हैं। यहाँ पे ये राम और हरि को जोड़ने के लिए किसका वो यूज किया गया है, एंड का यूज किया गया है। तो राम और हरि ये क्या है, शब्द हैं। शब्द मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है लेकिन है तो वर्ड ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वर्ड को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया, एक शब्द है एंड, इसका यूज किया गया। तो इन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिसका यूज किया गया इसे ही हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। अब इस सेंटेंस में देखते हैं टू एंड टू मेक फोर। यहाँ पे टू और दूसरा वर्ड है टू, इसको जोड़ने के लिए किसका एंड यूज किया गया, एंड का यूज किया गया। तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे है आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हम बट हटा दें तो बचेगा क्या, एक तरफ है आई रैन फास्ट मिस्ड द ट्रेन। इससे हमको देखें तो ये बात क्लियर नहीं होती। ये तो क्लियर हो जाएगा कि चलो ठीक है आई रैन फास्ट यहाँ पे एक तरफ है और मिस द ट्रेन एक तरफ है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ठीक है एक तरफ एक क्लॉज दिख रही है दूसरी तरफ एक क्लॉज दिख रही है, लेकिन इस क्लॉज के बीच में और इस क्लॉज के बीच में रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बट को लगाने से ये दोनों क्लॉज क्या हो गई, जुड़ गई, और एक पूरा मतलब भी हमें समझ में आ गया कि आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे बट ने काम क्या किया, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया। और क्लॉज को जोड़ने का काम करने का मतलब है कि अगर हम इस सेंटेंस को अलग अलग कर दें तो आई रैन फास्ट और आई मिस द ट्रेन, ये जो यहाँ पे बोला गया है कि जो कंजंक्शन होता है वो सेंटेंस को भी जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है ये दो अलग सेंटेंस थे। एक सेंटेंस था आई रैन फास्ट और दूसरा था आई मिस द ट्रेन। जब आई रैन फास्ट और आई मिस द ट्रेन इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया तो बट कंजंक्शन लगा दिया गया और इस तरह का सेंटेंस बन गया। तो कंजंक्शन क्या काम करता है, दो वर्ड्स या
दो सेंटेंसेस को जोड़ने का। अब देखते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। देखिए जो इंटरजेक्शन होता है ये क्या होता है, तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो अचानक से अंदर हमारे कोई अगर किसी चीज को देख करके या सुन करके हमारे अंदर अचानक से कोई फीलिंग क्रिएट हो और उस समय हमारे अंदर से या हमसे कोई हम अचानक से कुछ शब्द बोल दें तो उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अगर हमारा जो जैसे क्रिकेट हो रहा है और लास्ट बॉल में डिसीजन आने वाला है और जो टीम जीत गई, जीतने के बाद वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ शब्द बोलते हैं अपनी जो प्रसन्नता होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है हुर्रा, वी हैव वन द गेम। इसका मतलब हो गया कि हुर्रा का मतलब ये यहाँ पे खुशी शो करने के लिए बोला जाने वाला वर्ड है, जो कि सडन फीलिंग की वजह से बोला गया है। तो इस सडन फीलिंग को शो करने के लिए जो शब्द बोला गया है इसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अचानक से किसी की मरने की खबर सुनकर आप बोलते हैं अरे वह बेचारा मर गया, यानी अलास शी इज डेड। तो यहाँ पे अलास क्या है, एक इंटरजेक्शन है। अब देखिए जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं ना, इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 17 को। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ मॉडर्न जो ग्रामर्स हैं वो क्या कर रही हैं, डिटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच मान रही है। यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अभी यहाँ आप देखे हैं उसके अलावा ये डिटरमाइनर्स को 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 9वां कौन है, डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स। डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, तो डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगते हैं, जिनको हम नाउन के पहले लिख सकते हैं। जैसे ए एंड द, दिस दैट, दिस दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एटसेट्रा। ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम नाउन के पहले लिख सकते हैं। यानी डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने का मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए दिया गया है आगे कि ये जो डिटरमाइनर होते हैं इसमें आगे दिया गया है कि विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन। जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं या उसकी मीनिंग को लिमिट करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ हमें बताते हैं। और आगे लेकिन ये बताया गया है कि इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर्स, जैसे कि बहुत से ट्रेडिशनल जो ग्रामर्स हैं उसमें बोला गया है कि ऑल डिटरमाइनर्स एक्सेप्ट ए एंड द आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव्स। तो इस बुक के हिसाब से जो बातें होती हैं, जो ग्रामेरियंस हैं जो बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9वां पार्ट डिटरमाइनर्स हैं, इस बुक का कहना है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, 8 ही होते हैं। और डिटरमाइनर जिसको आप एक पार्ट्स ऑफ स्पीच मान रहे हो, इसमें ए एंड द को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें इधर बोली गई हैं ये सब हम एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये सारे क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव हैं, इनको हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ते हैं। और ए एंड द को अलग से आर्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं, आर्टिकल टॉपिक इनको नाम दिया गया है। इस तरह से हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 ही पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट नंबर 18 जो दिया गया है। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इतनी बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट क्लास में बटे होते हैं, और ये डिफरेंट क्लास में किसके अनुसार बटे होते हैं, तो सेंटेंस में अपने करने वाले काम के अकॉर्डिंग। इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स। हम ये नहीं कह सकते हैं किसी शब्द को देख करके, जैसे कोई शब्द हमारे सामने आए तो अचानक से हम कुछ शब्दों को तो बोल सकते हैं बिना सेंटेंस में प्रयोग करे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में जब तक प्रयोग न कर दिए जाएं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते हैं। कहने का मतलब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई वर्ड हो और ये बताना हो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो सबसे अच्छे
या सबसे सही जवाब आपका तब हो सकता है जब उस वर्ड को सेंटेंस में यूज किया गया हो। जब सेंटेंस में यूज किया गया होगा तो सेंटेंस में आप देखेंगे कि वो शब्द फंक्शन किस तरह का कर रहा है, उस सेंटेंस में काम किस तरह का कर रहा है। और क्योंकि पहले ही बताया गया है कि सेंटेंस में जो शब्द यूज किए जाते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग ही उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाएगा। जिस तरह का वो काम करेंगे वही पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई शब्द अगर सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब ही बोला जाएगा। हो सकता है वही शब्द सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो आप सेंटेंस जब देखेंगे ध्यान से तब पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव है, अगर नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए इधर हम समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ दिया गया है दे अराइव्ड सून आफ्टर। यहाँ पे ये जो आफ्टर आया हुआ है ये क्या है, एडवर्ब है। यहाँ बोला गया है दे अराइव्ड सून आफ्टर, यानी वो जल्दी ही पहुंच गए। और कब जल्दी पहुंच गए, तो बाद में। कहने का मतलब किसी की बात हो रही थी कि दे अराइव्ड सून आफ्टर, यानी ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो और वहां से किसी स्थान से आया है और उसके आने तक कोई पर्सन था जो नहीं आया था, तो वो बाद में पता चला कि वो पर्सन इसके जाने के तुरंत बाद ही आ गया था। तो यहाँ पे ये क्या है, आफ्टर एक एडवर्ब है। और इस सेंटेंस में देखिए दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ बोला गया है कि वे पहुंच गए, कब पहुंच गए, हमारे बाद पहुंच गए। यानी यहाँ पे जो आफ्टर आया हुआ है ये अस को और दे को जोड़ने के लिए आया है। यानी ये आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, दो शब्दों के बीच रिलेशन बता रहा है, दे और अस के बीच। फिर दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आफ्टर है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे ये दो क्लॉज हैं, ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है यहाँ पे। तो दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यानी वो जो है यहाँ पे आफ्टर किसको जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। तो ये आफ्टर यहाँ पे क्या बोला जाएगा, कंजंक्शन बोला जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सेम वर्ड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। तो वर्ड्स को बिना सेंटेंस में देखे ये बताना कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कभी कभी गलत हो सकता है। तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन एग्जांपल से हमको एक बात पता चलती है कि जो वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को रूप में यूज किए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से बात आपको और समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे है जैसे वाटर इज लाइफ। देखिए अभी ये पेन टैब में मेरे लिखने की आदत नहीं है इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, वाटर इज लाइफ। और एक और सेंटेंस है आई सा आ, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही काम की चीज है आपके लिए। आई सा आ वाटर बर्ड। अब यहाँ पे देखिए वाटर दो जगह आया हुआ है, वाटर यहाँ पे भी आया है और वाटर यहाँ पे भी आया है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, और एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ, आई वाटर द प्लांट्स। इसका मतलब है कि मैं पौधों को पानी देता हूँ। देखिए वाटर यहाँ भी आया हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे वाटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, आपने कहा नाउन है, अब उसने सेंटेंस लिख के दे दिया इसमें तीनों में कोई है, तो आपको देखना पड़ेगा ना एक बार। तो सही तो यही होगा कि एक बार सेंटेंस में यूज हो जाए। जैसे इस सेंटेंस में वाटर क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में वाटर देखिए नाउन के पहले आया है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में वाटर वर्ब की जगह आया है तो ये वर्ब का काम कर रहा है। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि जो वर्ड होते हैं वो एक सेंटेंस में कई पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम कर सकते हैं, वो सेंटेंस देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरह से ये हमारे जो हैं स्लाइड्स खत्म हो गई हैं। इसमें रेन एंड मार्टिन का बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझे बताइए।
और कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उन तक मेरी वीडियो शेयर करने की आप जो है कोशिश करिए, ताकि उन लोगों का भी क्या हो, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। अब इसके बाद इसी में जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।